पोलिंग की गिनती होती 17 में तो एक्चुअल नंबर लिखा जाता है, परसेंटेज नहीं आता। पोलिंग इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, परसेंटेज बता रहा है। हरियाणा में इलेक्शन में कितने लोगों ने वोट डाला वो अभी तक वो फिगर जनता के सामने नहीं है। एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल ने बीजेपी को वहाँ पे हारता हुआ दिखाया और उसके बाद रात के 9:15 बजे वोट बढ़ाए जाते हैं और वो जो वोट बढ़े हैं वो 2.25% बढ़े हैं। बीजेपी को 37 सीटें मिली हैं 44 में से 10 डिस्ट्रिक्ट में और 11 सीटें 46 में से 11 सीटें कुल मिली हैं 12 डिस्ट्रिक्ट में। आप ही की रिपोर्ट से मैं पढ़ रहा हूँ। आपके पास कोई एक्सेस नहीं है डेटा का, आपने उसी डेटा का इस्तेमाल किया है जो पब्लिक डोमेन में डेटा इलेक्शन कमीशन या पीआईबी से आता है। लगभग 13 लाख, तीसरा की 13.6 लाख, 13.5 लाख वोट बढ़ जाते हैं 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में। लेकिन इस बार मैंने एक फर्क देखा है झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी कि अब लोग इलेक्शन कमीशन के प्रति भी नाराजगी जाहिर करते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया था तीसरा जी की 20 सीटों पे मैनिपुलेशन का आरोप था और जो आपकी रिपोर्ट है वो 24 सीटों का फायदा बीजेपी को दिखा रही है, जब 5 तारीख और 7 तारीख के बीच में ये कोई 13.5 लाख वोट बढ़ाए गए। कैसे बचाई जाए ये डेमोक्रेसी? नमस्कार, आदाब दोस्तों। रिव्यू डायलॉग के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है और ये एपिसोड हम बीच चुनाव में लेकर आ रहे हैं आपके साथ, आपके सामने। जब झारखंड और महाराष्ट्र में पोलिंग चल रही है तब हम एक एपिसोड ये लेकर आ रहे हैं जो वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट पर है। हरियाणा में चुनाव हुए, बहुत उसमें आरोप लगे, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन पे और पहली बार कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि हम इन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये बड़ी बात थी और उसको लेकर विवाद अभी तक है और एक रहस्य भी बना हुआ था। उसको वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट ने कुछ पर्दा उठाया है उसका और आज इसी रिपोर्ट पर हम सीनियर जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सितरवाल जी से बात करेंगे, जिन्होंने इस रिपोर्ट को बनाने में भी एक भूमिका अदा की है। तो तीस्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है डीबी डायलॉग में आपका। और हरियाणा के रिजल्ट ने सबको चौंका दिया था। सारे एग्जिट पोल गलत हुए, तमाम जो विश्लेषक है वो गलत हुए और जो जमीन पर दिख रहा था वो ईवीएम से नहीं निकला। एग्जिट पोल तो देखिए अमेरिका में भी गलत हो गए, वो एग्जिट पोल सही गलत होते रहते हैं। 400 पार वाले एग्जिट पोल भी गलत हुए थे, हरियाणा के एग्जिट पोल भी ठीक नहीं हुए। लेकिन जो जमीन पे दिख रहा था, क्योंकि मैं तो हरियाणा गया था और अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो महाराष्ट्र से लौटा हूँ, झारखंड भी गया था। तो आप महाराष्ट्र में हैं, वोट आपने सुबह डाल दिया, अभी आपने मुझे बताया। तो जी, हरियाणा का जो इलेक्शन हुआ उसमें जो ये वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट आई, पहला आपका कमेंट इस रिपोर्ट पे क्या, फिर मैं सिलसिलेवार इस रिपोर्ट के कुछ हिस्सों पे चलेंगे और आपकी राय लेंगे। ये है कि चुनाव आयोग का जो जनता आवाम के सामने एक चुप्पी मेंटेन की ना, इसका एक ही हद और पार कर दिया है चुनाव आयोग ने। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने एक्चुअल आंकड़े नहीं दिए थे कि एक्चुअल वोटर्स पोल, सिवा एक फेज के। फिर 25 मई पे जब बवाल हो गया तब उन्होंने पूरे रिलीज कर दिए। ये बार उन्होंने एक्चुअल वोटिंग के आंकड़े दिए नहीं हैं और जो परसेंटेजेस दिए हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिले दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज नहीं दिए। ये मैं मानती हूँ आप और हमारे लिए एज एन ऑर्डिनरी वोटर, एज अ जर्नलिस्ट, एज पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, एज एक्टिविस्ट, ये बहुत चिंता का प्रश्न होना चाहिए। क्योंकि आंकड़े नहीं देना, जब आपके पास ईवीएम है, जब आपके पास फॉर्म रजिस्टर होता है, जब आप बूथ के अंदर जाते हैं, मैं सुबह गई थी, सबसे पहले एक रजिस्टर होता है जहाँ पे आपका नाम लिखा जाता है, आपका रोल कॉल जैसे होता है, उसको फॉर्म 17A कहते हैं। फिर आप जाके अपना वोट देते हैं, ईवीएम में आपने वोट दे दिया। उसके बाद ईवीएम का जो वोट काउंट होता है वो एक फॉर्म 17C पे तैयार हो जाता है ना। तो वो 17C एक कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर के पास होता है, एक कॉपी
ईवीएम मशीन के सीलिंग होने से पहले डाला जाता है। एंड बाय लॉ, इलेक्शन लॉ, तीसरी कॉपी आपको कैंडिडेट को देनी पड़ती है जी जो भी कैंडिडेट हो, कितने भी पार्टीज के हो, आपको उनको देना पड़ता है। ये 17A और 17C फॉर्म को लेकर आज भी चुनाव आयोग बिल्कुल अपने आप को शील्ड कर रहा है और ये डेटा को पब्लिक के सामने नहीं रख रहा। दर्शकों को बता दें कि 17A और 17C में बेसिक अंतर क्या है। 17A जब आप पोलिंग स्टेशन में जाते हैं, दस्तखत करते हैं, आपका कार्ड मिलाया जाता है, आप उसके बाद फिर आपके उंगली में स्याही लगाई जाती है और फिर आप वोट डालने जाते हैं। 17A हमको बताता है कि उस पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन में कितने लोग आए, और 17C ये बताता है कि ईवीएम पे कितने वोट रजिस्टर हुए, ईवीएम में कितने आए। अब जो तीस्ता जी कह रही हैं और जो वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट में आया है, वो 2-3 बातें बड़ी गंभीर हैं उसमें। एक, जब वो पोलिंग की गिनती होती 17C में, तो एक्चुअल नंबर लिखा जाता है कि इस पोलिंग स्टेशन में 1721 लोगों ने वोट डाला, परसेंटेज नहीं आता। और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, परसेंटेज बता रहा है। हरियाणा के इलेक्शन हुए काफी दिन हो गए, हफ्तों हो गए, और उसके बाद भी अभी तक हरियाणा में इलेक्शन में कितने लोगों ने वोट डाला, वो अभी तक वो फिगर जनता के सामने नहीं है, केवल परसेंटेज है। अब जो चिंता की बात है तीस्ता जी, वो ये है कि मैं वो उसकी कुछ रिपोर्ट कैसे पढ़ूंगा भी, कुल जो परसेंटेज बढ़ा है, एक तो मैं मानता हूँ कि ठीक है 5 बजे तक हमको उसके ECI के ऐप में फिगर मिलती है, 7 बजे वो और अपडेट हो जाती है। फिर माना कि चलिए कुछ पोलिंग स्टेशन दूर होते हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं, 8-9 बजे तक सारा डेटा आ जाना चाहिए, आ ही जाता है। अब 2-3 बार जब अपडेट होता है, हरियाणा में क्या हुआ है कि 50 घंटे बाद तक भी अपडेट हुआ है, और आखिरी अपडेट काउंटिंग के जस्ट 12 घंटे पहले हुआ है, 8:46 PM 7 अक्टूबर को। हाँ, यानी एग्जिट पोल आने के बाद हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल ने बीजेपी को वहां पे हारता हुआ दिखाया, और उसके बाद रात के 8:45 बजे वोट बढ़ाए जाते हैं, और वो जो वोट बढ़े हैं वो 2.25% बढ़े हैं। इन 2.25% में अभी मैं सीट वाइज भी गिना दूंगा, इसमें बीजेपी को 24 सीटों का फायदा लगने का अनुमान है। इलेक्शन 22 सीट कमीशन, बीजेपी को और 2 INLD को। जी 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 जी, तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ये क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, जहाँ हमारी जो रिपोर्ट जब पहली वाली आई थी जुलाई के अंत में, तो जुलाई 19 को कुछ 18 संगठन, जिसमें किसान संगठन भी थे, लेबर यूनियन भी थे, आदिवासी संगठन भी थे, अलग अलग संगठनों ने एक नोटिस भेजी थी इलेक्शन कमीशन को कि ये हमारे सवाल है जन संगठनों के नाते लोकसभा चुनाव को लेकर, राइट फ्रॉम जिस तरह अपॉइंटमेंट हुआ कमिश्नर का, जिस तरह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन, मतलब हर चीज उसमें लिखी थी। और उसमें ये 2 टेबल भी VFD रिपोर्ट से डाले गए थे, जो उस वक्त के 79 सीट के बारे में विश्लेषण था कि आप प्लीज इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दीजिए कि आप क्यों 17C फॉर्म को पब्लिक नहीं कर रहे हैं और कैंडिडेट्स को क्यों नहीं दे रहे हैं। अभी तक डिस्पाइट रिमाइंडर्स उसका कोई जवाब नहीं है। तो हमारी एक शिकायत है प्रशांत जी, मैं आपके मतलब DB लाइव के जरिए बताना चाहती हूँ कि जब नागरिक संगठन इतनी मेहनत कर रहा है, और हमारा मतलब क्या है कि जैसे हमने कहा कि VFD ने कुछ सपोर्ट दिया, हालांकि हमने पूरा जो टेक्निकली काम जो है, फिगर्स वगैरह, वो 3 हमारे एक्सपर्ट्स ने किया है। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग है, डॉक्टर हरीश कर्णिक है, और प्रोफेसर सेबेस्टियन मॉरिस है। उन्होंने पूरे आंकड़े का पूरा कैलकुलेशन किया है।
हमने थोड़ा बहुत उसको कानूनी ढांचे में वगैरह डालने का काम किया है। जब हम लोग इतना कर रहे हैं, चाहे VFD हो या ADR हो, तो विपक्षी पार्टीज इसको सरासर क्यों नहीं उठाती बिटवीन इलेक्शंस? क्योंकि उनका तो एक स्टेक है ना ये मामले में। हालांकि हम मानते हैं कि कांग्रेस ने थोड़ा ज्यादा सीरियसली हरियाणा का लिया है, मगर हमारा मानना है कि आंकड़े के लिए तो बिल्कुल विपक्ष को कहना ही चाहिए कि विदाउट एक्चुअल फिगर्स देने से पहले आप काउंटिंग नहीं शुरू कर सकते। पहले हमें जानना चाहिए कि ईवीएम में कितने वोट पड़े हैं और कितने काउंट फिर होंगे। ईवीएम के वोट कितने पड़े और कितने काउंट हुए, उसमें भी फर्क दिखा रही है रिपोर्ट। और ये जो भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है वो सब 10 जिलों में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो आप 2.26% की बात आप कर रहे हैं, कई जिलों में तो वो 8% है, 11% है। तो ये जो वोट राइज सॉरी जी जिसकी आप बात करें, आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं आपकी बात को ऐड कर दूं केवल कि बीजेपी को 37 सीटें मिली हैं 44 में से 10 डिस्ट्रिक्ट में। उसका स्ट्राइक रेट 84% है वहां पे, और 11 सीटें 46 में से 11 सीटें कुल मिली हैं 12 डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो 10 डिस्ट्रिक्ट में इतनी सीटें मिली हैं, ये भी सवाल खड़े करता है। ये आप ही की रिपोर्ट से मैं पढ़ रहा हूँ जी। अभी मैं दो जिलों की थोड़ा से बात करूंगी। जो पंचकुला जिला है और चरखी दादरी है, शायद आपने भी कल शाम को आपने जब डिस्कशन किया था तो आपने इसके ऊपर भी डिस्कशन किया था। मैं दोहराऊंगी इसको कि पंचकुला जिले में अभी देखो, एक जिले में 3 सीट हो सकती है या 5 सीट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। यहाँ पे 10.52% का इंक्रीज हुआ है। आप सोचिए, इट इज अनहर्ड ऑफ कि बिटवीन 5 अक्टूबर, जब 5 अक्टूबर पे आपका वोट पड़ता है हरियाणा में, और 7 अक्टूबर की शाम को जो तकरीबन 9:15 के तकरीबन जो फाइनल वोट रिलीज होता है, और वो कौन रिलीज करता है? इलेक्शन कमीशन नहीं रिलीज करता है, वो PIB की प्रेस रिलीज है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की। उसमें ये फिगर दिया गया है। तो 10.52% और चरखी दादरी में 11.48%, मतलब तकरीबन 11.5%। अभी ये दोनों जिलों में जितने ईवीएम में वोट डले गए और जितने काउंट किए गए, उसमें भी फर्क आता है। तो आप ये दोनों चीज को अगर जोड़ लेंगे, यहाँ पे नैरो विक्ट्री मार्जिन है बीजेपी की। तो व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ एक्सेप्ट टू से, मतलब हमारे पास प्रूफ, लोग कहते हैं आपके पास प्रूफ नहीं है, आप कैसी इस तरह की एलिगेशन कर रही है। जो भी डेटा एनालिटिक्स का जो भी टूल हम इस्तेमाल कर सकते थे गिवन द अवेलेबल फिगर्स, हमारे एक्सपर्ट्स ने किया है। हमारा ये नहीं कहना ये परफेक्ट कंक्लूजन है, मगर आप हमें फिगर दीजिए, हमको डिस्प्रूव कीजिए। एक्चुअल फिगर्स ऑफ वोटिंग देके आप हमें कह दीजिए कि ये गलत एक्सट्रापोलेशन है। मगर अगर आप नहीं करेंगे ये काम, तो एक्सट्रापोलेशन तो हमें करना पड़ेगा, ताकि लोगों को दिखाए कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। मैंने रिपोर्ट पढ़ी, बहुत मेहनत से वो रिपोर्ट बनाई गई है। आपके पास कोई एक्सेस नहीं है डेटा का, आपने उसी डेटा का इस्तेमाल किया है जो पब्लिक डोमेन में डेटा इलेक्शन कमीशन या PIB से आता है। उस डेटा को ही आपने उस पर मेहनत की है, डेटा एनालिसिस की है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक्चुअल फिगर नहीं दिया है, तो आपने जो टोटल इलेक्टोरेट है उसका परसेंटेज से आपने निकाला है फिगर। अब उस ये मैं आपको दर्शकों को बताना चाहती थी। हाँ, जी। तो आपने उस ढंग से निकाला है। अब वो बड़ी चौंकाने वाली बात आती है सामने कि लगभग 13 लाख, तीसरा जी 13.6 लाख, 13.5 लाख वोट बढ़ जाते हैं 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में। 5 अक्टूबर शाम को 7 बजे जब पोलिंग हो रही है और काउंटिंग के 12 घंटे पहले तक 13.5 लाख वोट बढ़ गए। इसको 90 सीटों के हरियाणा में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 15,000 वोट पर कंस्टिट्यूंसी बढ़ गया। ये तो सरकार बदल देगा, ये आंकड़ा तो कोई भी सरकार बदल देगा।
मुझे अभी भी थोड़ा सा ये अफसोस क्या होता है ना प्रशांत जी, कि मैं बार बार ये भी कहती हूँ कि हमारे देश ने आपातकाल देखा है, इमरजेंसी देखी है, ठीक है, इसके बारे में बार बार जिक्र होता है। इमरजेंसी के बाद के इलेक्शंस के बारे में मुझे बिल्कुल साफ से सब याद है, क्योंकि हम लोग बहुत नौजवान थे, 15-16 साल के थे और कैंपेनिंग कर रहे थे कि चलो कांग्रेस पार्टी को हराना है। उस वक्त भी चुनाव आयोग के ऊपर कोई भी शंका और संदेह नहीं था। अब सोचे मैं क्या बात कह रही जा रही, कि जो इंस्टीट्यूशनल्स को खोखला बनाने की बात जो बीजेपी सरकार ने की है, जो मोदी सरकार का काम रहा है, नवंबर 2023 का जो जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस के.एम. जोसेफ का, वो उनके बेंच का, कि द इलेक्शन कमिश्नर का जो नियुक्ति होनी चाहिए उसमें चीफ जस्टिस की भी राय होनी चाहिए। वो जजमेंट को आप अपटर्न करके एक नया कानून ला देते हैं और उसी आधार पे ये तो इलेक्शन कमिश्नर बैठाए गए हैं। और अधीर रंजन चौधरी, फॉर्मर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ने मार्च अप्रैल में तो ये उन्होंने पब्लिकली कहा है कि जिस दिन मुझे फॉर्मेलिटी के स्तर पे बुलाया गया फॉर कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, तो 200 लोगों की लिस्ट हमें दी गई। तो ये बैकग्राउंड में हमें ये डेटा देखना चाहिए, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन हैज लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी, मतलब उनके पास विश्वास जैसी चीज नहीं है, लोगों को विश्वास नहीं है ये चुनाव आयोग में, और ये बहुत अफसोस से मैं बात कह रही हूँ। ये मैं आपको बता दूं, कभी मैं महाराष्ट्र से लौटा हूँ, मराठवाड़ा, विदर्भ, कोंकण, मुंबई, तमाम जगह पे हम घूम कर आए हैं। पुणे, बारामती भी गया मैं, तमाम जगह पे गया, नागपुर, रत्नागिरी, सब जगह गए। अब जब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, देखिए ईवीएम का बहुत प्रचार हो गया, ईवीएम को लेकर आप गांव में जाएंगे, सब जगह पे ईवीएम की बात होती है। लेकिन इस बार मैंने एक फर्क देखा है झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी, कि अब लोग इलेक्शन कमीशन के प्रति भी नाराजगी जाहिर करते हैं। ये पब्लिक डोमेन में ये बात धीमे धीमे जा रही है। आपकी बात सही है कि पॉलिटिकल पार्टीज, मैं आपसे सहमत हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को जिस तरीके से सवाल इलेक्शन कमीशन पर उठाने चाहिए वो उठाए नहीं। हरियाणा के बाद कांग्रेस ने उठाए, और कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने रिस्पॉन्ड किया मल्लिकार्जुन खड़गे को, वो और भी अफसोसनाक है। बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी की बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सब पार्टीज को इसका ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, इंक्लूडिंग रूलिंग पार्टी, कि आप ऐसे कोई भी। जी बिल्कुल। एक ये बहुत चौंकाने वाली बात आपके रिपोर्ट में दिखाई दे रही है, उसका कुछ आपने भी चर्चा की अभी। मैं जरा एक दो एग्जाम्पल उसमें से कोट करता हूँ। आप देखिए, एक पंचकुला की अभी आप चर्चा कर रही थी। पंचकुला में कालका सीट है, पंचकुला सीट है, जो वहाँ वोट बढ़े हैं 7 तारीख से 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में 46,000 वोट बढ़े हैं, प्रिसाइसली 46,103। और कालका सीट का जो विक्ट्री मार्जिन है बीजेपी का, वो 10,883 है। अब ऐसे ही आप देखिए कि अम्बाला में 8,315 वोट बढ़े हैं, और उसमें अम्बाला कैंट में बीजेपी की जो विक्ट्री मार्जिन है वो 7,277 है। कुरुक्षेत्र में आप देख लीजिए, कुरुक्षेत्र में 24,982 वोट बढ़े हैं पोलिंग डे के शाम के 7 बजे के, और 7 तारीख को काउंटिंग के एक दिन पहले, एक रात पहले जो वोट बढ़ा है चुनाव आयोग ने, वो 24,982 वोट बढ़े हैं। और उसमें बीजेपी को लाडवा सीट पर विक्ट्री जो मिली है वो 16,054 वोट की मिली है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपकी रिपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। सोनीपत में आप देखिए, सोनीपत में 18,821 वोट बढ़े हैं, और वहाँ पे 2 सीटें बीजेपी ने सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ली है, राय और खारखौदा। अब ये 4,673 वोट और 5,635 वोट। तो ये जो विक्ट्री मार्जिन आ रहा है और सीटों के वोटरों के बढ़ने की संख्या है, ये तो कल्पना से परे है, और ये बहुत बड़ा घोटाला है। प्रशांत जी, मेवात में वोट घटे हैं जी
जी और बताइए। मेवात में क्यों घटे, मैं आपको सवाल पूछ रही हूँ, आप ही हरियाणा को इतनी अच्छी तरह जानते हैं। जी, ये बात को कि एक मुस्लिम मुस्लिम बहुल। बहुल, हाँ मुस्लिम बहुल इलाका है वो, तो वहां पे एक अकेले ऐसे जिला है जहाँ पे आप घटाते हुए दिखा रहे हैं। तो इतने मतलब चीजें जो इंडिकेटर्स हैं ये रिपोर्ट में, मैं तो कहती हूँ दे आर वेरी पावरफुल इंडिकेटर्स। आप ये इंडिकेटर्स को सीरियसली अगर पॉलिटिकल क्लास, एलीट क्लास, जुडिशियल क्लास, मतलब नागरिक इसको सीरियसली नहीं लेगा तो वी आर हेडिंग इनटू अ काइंड ऑफ अ पूरा एक जो कठपुतली टाइप का इलेक्शन, जहाँ पे इलेक्शन होगा मगर जो वोटर कह रहे हैं उसका उसका उसकी जो राय है कभी नतीजों में दिखाई नहीं देगी। जी जी, कांग्रेस ने ये आरोप लगाया था तीस्ता जी कि 20 सीटों पे मैनिपुलेशन का आरोप था उनका। और जो ये आपकी रिपोर्ट है, ये ये जो इंडिकेट कर रही है डेटा के हिसाब से, वो 24 सीटों का फायदा बीजेपी को दिखा रही है, जब 5 तारीख और 7 तारीख के बीच में ये कोई 13.5 लाख वोट बढ़ाए गए हैं। ये आपकी रिपोर्ट तो देखिए पानी की तरह साफ है, उसने दिखा दिया, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो बहुत बड़ी है सिस्टम में। आगे क्या किया जाए, कैसे बचाई जाए ये डेमोक्रेसी? मुझे लगता है कि हमें विपक्ष के साथ डायलॉग जारी रखना पड़ेगा, एक नंबर। दूसरी बात, जैसे आपका चैनल है, आपने पहले रिपोर्ट पे भी बहुत स्टडी किया था, बार बार प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे दूसरे भी ऐसे कोई इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स है, इंडिपेंडेंट ब्लॉगर्स है। कल तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी हमारे रिपोर्ट के बारे में ऑनलाइन छापा है। मुझे पता है मीडिया एक बहुत बड़ा एक जरिया है कि लोगों को लॉजिकली आप एक्सप्लेन करो कि हम कुछ इलॉजिकल बात नहीं कह रहे हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन को कटघरे में हम इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो मजबूत हो, हम चाहते हैं कि ये देश की लोकशाही और जमहूरियत मजबूत हो। साथ साथ में मुझे अभी तो मुझे नहीं लगता कि ये वक्त है कि कोर्ट में जाने का, क्योंकि कोर्ट में जाने से विदाउट पॉलिटिकल क्लास विलिंग टू फाइट इट आउट उसका कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, देखो डीएमके ने क्या किया, मैं डीएमके का उदाहरण बार बार क्यों देती हूँ कि डीएमके ने अपने कम से कम 17C फॉर्म पे बहुत एक मजबूती से एक कंट्रोल रखा। वो मतलब वो उनके पास है, वो जाहिर नहीं कर रहे हैं मगर उनके पास है, तो कम से कम वो सीट चुराने का मामला इतना आसान नहीं है। मगर हमारा जो पहले वाला रिपोर्ट है वीएफडी का, वो तमिलनाडु के भी नतीजे आश्चर्यजनक है, क्योंकि वहां पे भी ऐसा नहीं कि वोट नहीं बढ़ाए, मगर वहां पे चूंकि आप ये कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे विपक्ष ज्यादा थोड़ा सक्रिय है, आपने परसेंटेज बीजेपी का बढ़ाने का दिखाने का काम किया। तो आज नहीं तो कल अगर आगे वाला डीएमके या कुछ ढीलापन हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, 17 ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें पे ध्यान नहीं रखती अगर डीएमके या जो भी पार्टी है वहां पे, तो ये कभी भी हो सकता है कि मामला पलट जाए। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है कि मीडिया और विपक्ष के ऊपर, और एक सिटीजन मूवमेंट इस पे ऊपर होना ही पड़ेगा कि मतलब नागरिकों को न सिर्फ इलेक्शन के वक्त मगर इलेक्शन के बीच में जो 5 साल, 3 साल, 4 साल हमको मिलते हैं, तभी भी ये मुद्दे को हमको बार बार उठाने पड़ेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट अ मैटर कि भाई जस्ट 2 महीने पहले, 4 महीने पहले हम उठाएं, मगर हमको सक्रिय रह के इसको उठाना चाहिए। आप डीएमके की बात कर जी। हाँ जी, उम्मीद मैं रख रही थी कि जो पूर्व जी 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 बोलिए जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर्स थे हमारे, जिसमें जाने माने नाम है, 2-3 लोगों ने मई महीने में कुछ कुछ बातें कही थी 17C फॉर्म के बारे में, मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो लोगों को भी थोड़ा सा मुरव्वत आ जाती है ज्यादा बोलने में। मैं अपेक्षा रखती थी कि वो लोग थोड़ा सा खुल के ये मामले में बोले, क्योंकि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, कि चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल है। एक बहुत मतलब महान इंस्टीट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी जवाबदेही सिर्फ जनता और आवाम को होनी चाहिए, के प्रिय होनी चाहिए, उनको एक सरकार के सामने झुकना नहीं चाहिए। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता ने जिसको वोट दिया है, सरकार वो बननी चाहिए। बिल्कुल, अगर वो नहीं बन रही है तो चुनाव तो नॉर्थ कोरिया में भी होते हैं, चुनाव तो रूस में भी होते हैं, वहां भी इलेक्शन कमीशन है।
एक जो बात अभी आपने तमिलनाडु की बात की, डीएमके की बात की, जरा उसको मैं थोड़ा बता दूं कि डीएमके ने क्या किया जो पॉलिटिकल पार्टीज उस मॉडल को फॉलो कर सकती हैं। और एक और मैं कर्नाटका मॉडल की भी चर्चा करूंगा आगे, सिविल सोसाइटी के। लेकिन जो डीएमके ने किया, फॉर्म 17C की पहली बात तो अपने पोलिंग बूथ के जो वर्कर है उसको ट्रेनिंग दी, और बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी उसको। उसके बाद पूरे एक एक पोलिंग बूथ, जितने भी पोलिंग बूथ कर्नाटका में हैं, उन सारे तमिलनाडु पोलिंग बूथ जी, तमिलनाडु ना, उनको तमिलनाडु की बात। तमिलनाडु, सॉरी कर्नाटका की बात नहीं, तमिलनाडु में जितने भी तमिलनाडु में पोलिंग बूथ है उनको कनेक्ट किया, सारे पोलिंग बूथ में को कनेक्ट किया, और एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर डेटाबेस बनाया जो कि ऑनलाइन वो अपडेट हो रहा था जैसे जैसे वहां पे इलेक्शन हो रहे थे। ये काम पॉलिटिकल पार्टीज जब इतने पैसे खर्च करती हैं पोस्टर बैनर विज्ञापनों में, रैलियों में, तो इलेक्शन, तो ये काम भी जो इलेक्शन पे निगरानी रखने का काम है, वोटर पे मतदान पे निगरानी रखने का काम है, वो भी करना चाहिए। एक और मुद्दे पे मैं आना चाहता हूँ, वो मुद्दा है वोटर डिलीशन का, क्योंकि अभी आपने मेवात की बात की कि वोट घट रहे हैं। वोटर डिलीशन का, जिसको कि जो पोलिंग जो बीएलओ होता है वो कहता है एएसडी, एब्सेंट शिफ्टेड डेट, और इस एब्सेंट यस, शिफ्टेड डेट के बहाने में वोट काटे जाते हैं। मुस्लिम इलाकों में या कोई भी जो समाज का हिस्सा जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है, उनके वोट काटे जाते हैं। या वोट कटे नहीं तो एक ही परिवार के दो लोगों को अलग अलग जगह पोलिंग स्टेशन अलग अलग हो जाता है। मैं अभी सुबह के अपने लाइव में यही कह रहा था कि जब आप रेलवे का टिकट 4 लोग देते हैं परिवार के, तो उनकी सीटें उसी कूपे में होती हैं। ऐसा नहीं होता किसी को S1 में मिले, किसी को S3 में मिले। तो इस सिस्टम में है, छोटी सी चीज है ये ये इलेक्शन रोल में क्यों नहीं हो पाता है? तो ये जो वोटर डिलीशन है, इसको कैसे चेक किया जाए? देखिए ये तो बहुत बड़ा सवाल है, और इसके लिए मैं बस सिर्फ 2 उदाहरण दूंगी कि कर्नाटक की, जिसके आपका जिक्र किया, कर्नाटका में एक ग्रुप था जिन्होंने मिसिंग वोटर्स पे बहुत काम किया था, आपको याद होगा। और उन्होंने इसी पे काम कर करके दे फाउंड के कम से कम 1 या 2 करोड़ वोटर्स, उसमें से भी मेजॉरिटी मुसलमान, बाहर थे, वोटिंग लिस्ट से बाहर थे। फिर एक वहाँ के जो एमएलए थे, कांग्रेस के ही थे, रिजवान जी, बैंगलोर सिटी से, ही वेंट टू हाई कोर्ट। मगर ये, जैसे मैंने कहा, ये 1-1.5 साल इलेक्शन होने से पहले आपको करना पड़ेगा, आप लास्ट मिनट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कोर्ट का काम, एडमिनिस्ट्रेटिव काम झटके में नहीं होता। उसके बाद कोर्ट ने सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन के, पुरानी लिस्ट मंगाई, नई लिस्ट मंगाई वगैरह, और ये साबित हुआ कि कम से कम 4 या 5 लाख की बात तो है ही, जो सही है। बाकी अभी चल रहा है मामला। तो दे मैनेज टू गेट, मतलब ये पूरा काम की वजह से वहां पे कुछ कुछ एमएलए ने रिस्पॉन्स दिया, कुछ लोकल पार्टीज ने रिस्पॉन्स दिया, और ये ग्रुप ने काम किया, वापस 75% रजिस्ट्रेशन हुआ जी। तो अगेन वापस नागरिकों का इंटरवेंशन था, अनफॉर्चुनेटली। मतलब इलेक्शन कमीशन ने खुद ब खुद ये काम नहीं किया। नहीं तो किया। मुझे लगता है ये बहुत, अभी ये देश में देखिए सेंसस भी कितने साल से नहीं हुआ, आप जानते हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि सेंसस करना, जनगणना करना कितना क्रिटिकल है हमारे पॉलिसीज के लिए। मगर ये सरकार ये भी नहीं समझ, ठीक है आपने 2021 में नहीं किया क्योंकि कोविड महामारी थी, उसके बाद 3 साल हो गए और अभी बोले शायद अगले साल करेंगे। तो ये जो एक एटीट्यूड है जनता के प्रति, उसमें हो सकता है, और ये सही भी है कि मुसलमान, क्रिश्ची और डिसेंटर ज्यादा दुश्मन दिखे ये सरकार को, मगर ये जनता आवाम के ही खिलाफ है ये सरकार, चाहे कोई भी। वो नहीं चाहती कि जनता और आवाम का आवाज कोई भी चीज पे उठे, क्योंकि ये बेसिकली ऑटोक्रेटिक फोर्स है। ये मतलब तानाशाही एक समाज की आइडियोलॉजी है, जो नहीं चाहते कि कोई डायलॉग हो, कोई लोकतांत्रिक तरीके से बात उठे, आंदोलन हो वगैरह वगैरह। तो मैं मानती हूँ ये जो बात है, जो वोटर लिस्ट में से नाम का निकाल देने की, और ये डेफिनेटली होता है ज्यादा मुस्लिम एरियाज में, कई क्रिश्चियन एरियाज में, कई दलित एरियाज में, आदिवासी एरिया में भी होता है बहुत,
क्योंकि वहां पे भी जी बहुत फार फ्लंग बूथ्स होते हैं, बहुत दूर दूर पे बूथ्स होते हैं। इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल तो इलेक्शन कमीशन है, मगर जब तक पॉलिटिकल पार्टीज अलोंग विद जन आंदोलन इलेक्शन में पार्टिसिपेशन प्रोसेस पे जोर नहीं देंगे, जन आंदोलन का भी एक फर्ज बनता है, मैं मानती हूँ। अभी तक किसी ने इलेक्शन प्रोसेस में हम लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया था। कर्नाटका इलेक्शंस के पहले कहाँ लिया था हम लोगों ने, मगर जब जी कर्नाटका इलेक्शंस के बाद हमको लगा कि ये करना जरूरी है, क्योंकि विपक्ष को भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ देगा ये, और हमें भी एक सीख मिलेगी। मुझे भी जी 17A और 17C फॉर्म के बारे में कुछ पता नहीं था प्रशांत जी, ये गए 1-1.5 साल में ही हमने सब सीखा है। बिल्कुल तो ये मुझे लगता है कि जन आंदोलन, सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स को भी इलेक्टोरल प्रोसेस में भी ध्यान देना अपना डेमोक्रेटिक फर्ज, लोकतांत्रिक फर्ज समझना चाहिए। जी जी। देखिए, आप कर्नाटक की बात बता रही, मुझे याद आ रहा है कि रिवाइज्ड इलेक्टोरल रूल्स में मतदाता सूची जो नई बन हाँ, कर आई, 28 लाख नए वोटर जुड़े थे। एग्जैक्टली, टोटली। और उस 28 लाख में बहुत मुस्लिम थे, क्योंकि मैं देख रहा था कि वहाँ पे जो टोटल वोटर टर्नआउट होता था 2017 तक में, तो अगर 70% वोट पड़ा, 59%, 69% वोट पड़ा है, तो मुस्लिम टर्नआउट जो था वो 8-9% नीचे था। नीचे और था, अब करेक्ट। जाके लगभग लगभग बराबर आया है, यानी 71-72% हाँ, हुआ है और 59% मुस्लिम टर्नआउट है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि रिवाइज्ड इलेक्टोरल रूल्स में जो नाम कट गए थे वो वापस आए हैं। वापस ये आए हैं, बराबर। ये सिविल सोसाइटी की मेहनत की वजह से हुआ है। 1-1.5 साल वहां पे मेहनत काम हुआ है। ये सबक है कि बाकी लोगों को, आपने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि जन आंदोलन, तो ये जन आंदोलन कौन करेगा तीस्ता जी? मतलब मैं तो देखिए, अभी आप हमारा ही एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा फील्ड नहीं था। हम सिविल राइट्स पे काम करते हैं, नागरिकता का अधिकार, कौमवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन जहाँ होता है, जहाँ पे वो हमारा संगठन करता है। मगर ये नया हमने फॉर्मेशन वोटर फॉर डेमोक्रेसी इसलिए हमने स्थापित किया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द वोटर, यूनिवर्सल राइट टू फ्रेंचाइज और वोटिंग का अधिकार के बारे में भी हमें कहीं ना कहीं आवाज उठाना पड़ेगा। तो हमें कहीं ना कहीं हमें ये हमारा काम का हिस्सा समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो 2014 तक हमारी लोकशाही और जमहूरियत परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं थी, बट वी वर गेटिंग देयर। धीरे 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 कदम ब कदम हम लोग पहुंच रहे थे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग वॉइसेस 2004 से 14 तो मैं मानती हूँ कि इतने अच्छे कानून पारित हुए यूपीए 1 और यूपीए 2 में, जो पहले कभी नहीं पारित हुए। 150 साल पुराना लैंड एक्विजिशन बिल अपटर्न हुआ, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पास हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन, मनरेगा वगैरह। 2014 के बाद तो हमने रिग्रेशन देखा है, मतलब 50 साल पीछे हम गए हैं, कि मतलब जो आजादी के आंदोलन की पहले जो हम लड़ाई ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, वो अभी हमारे सरकार के खिलाफ हमको लड़नी पड़ी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू, हमको वापस लड़ना पड़ेगा हमारे वोटिंग के अधिकार को अमल करने के लिए, क्योंकि वो धीरे धीरे छीना जा रहा है। देखिए तीसरा जी, आप भी उसी जनरेशन की हैं और आपने भी बैलेट पेपर वाला वो देखा है। बूथ लुटते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी, बम्बई लेकिन शहर मुझे में भी लूटे, मैंने रिपोर्ट किया है अग्रीपाड़ा में, मैंने खुद जी रिपोर्ट किया है कि बूथ कैप्चरिंग होता था। फॉरगेट बंगाल, बिहार में, बम्बई में भी होता था, जी मगर वो एक हरियाणा सीमित था, एक सीमित था। बूथ कैप्चरिंग पूरे राज्य के या पूरे देश के मतदान को प्रभावित नहीं कर रही थी। जो जनता नहीं, सरकार जिसकी चाहती थी वो कर रही थी। लेकिन लोकसभा में, मैं आप ही की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूँ, लोकसभा वाली, 4.65 करोड़, 4,65,00,000 नए वोटर आ गए थे। मतलब वोटर जो वो की गिनती बढ़ाई थी चुनाव आयोग ने, 4.5 करोड़ वोट अगर जुड़ जाएगा तो पूरे देश का जो मैंडेट है वो उसको हम छेड़ सकते हैं आराम से। तो ये जो बिल्कुल। रिगिंग है, ये रिगिंग नए तरीके की बूथ कैप्चरिंग है, नए तरीके की रिगिंग है। और इसके खिलाफ देश की जनता को, मतदाता को, पॉलिटिकल पार्टीज, जन आंदोलन के करने वाले लोगों को, सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी ये बचता है। एक और जो सीरियस बात देखने को मिल रही है वो है
कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसके ये विषय छोड़ने से पहले मैं बस लास्ट एक बात कहना चाहूंगी अपने जी ये रिपोर्ट के बारे में। हाल में ही मतलब 2-4 दिन पहले माधव देशपांडे एक एक्सपर्ट हैं, इन्होंने वायर में एक आर्टिकल लिखा था। मैं उनका एक कोटेशन आपको देना चाह रही हूँ अपने दर्शकों के लिए। मतलब वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के एडवाइजर थे वगैरह, ईवीएम के एक्सपर्ट माने जाते हैं वगैरह। उन्होंने हेडिंग था आर्टिकल का, इन पब्लिशिंग परसेंटेज एंड नॉट वोट काउंट द ईसी फ्लाउट्स द बेसिक रूल्स ऑफ डेटा साइंस। अभी ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब एक साइंस वैज्ञानिक चीज है जो स्टैटिस्टिशियंस और मैथमेटिशियंस और इलेक्शन वॉचर्स समझेंगे। कि जैसे आपने खुद कहा, मैं उसको दोहराऊंगी कि जब आपका वोट पड़ रहा है, आपका फॉर्म 17A में आपकी ईवीएम में एक्चुअल गिनती हो रही है, जब आप एक्चुअल गिनती के फिगर्स नहीं रिलीज करके आप परसेंटेज प्रतिशत रिलीज कर रहे हैं, प्रपोर्शन रिलीज कर रहे हैं, तो आप कई सीटों में वोट फर्क ऑलरेडी उसको राउंड अप में कर देंगे। जब भी आप कोई एक्चुअल फिगर को परसेंटेज में बदल देंगे तो कुछ वोट उसमें जोड़ जाते हैं, उसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक्चुअल फिगर्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं। ये एक बात। दूसरी बात और आखिरी बात कि इन्होंने ढूंढा, माधव देशपांडे ने ढूंढा कि गाइडलाइन जो है डेटा साइंस के बारे में, वो जो डेटा इसी के पास होता है वो किसका है, हु ओन्स दैट डेटा। ठीक है, वो इलेक्शन जो कमीशन जो हमें नहीं रिलीज कर रहा है, तो वो उन्होंने एम्फसाइज किया है कि आपको जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ODPR गाइडलाइंस, जो इंटरनेशनल गाइडलाइन है डेमोक्रेसी के, उसके तहत आपको मानना पड़ेगा कि ओनरशिप ऑफ द डेटा मतलब नागरिकों के साथ है। आप और हम वो डेटा के मालक है, ईसी नहीं है। तो दे मस्ट एंड दे सिंपली मस्ट रिलीज दैट डेटा। ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, फर्ज है। जी जी, मैं आप ही की बात में जोड़ूं कि अगर देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप डेटा दे रहे हैं, हरियाणा में यही हुआ है, तो कंस्टिट्यूंसी वाइज डेटा अभी तक भी नहीं है, परसेंटेज भी नहीं है, एक्चुअल नंबर ऑफ वोट तो छोड़ दीजिए। तो एक तो ये घालमेल है, और दूसरा कि आप एक्चुअल नंबर नहीं दे रहे हैं। अब इसमें क्या इनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जो मुझे समझ में आता है कि आप जैसे लोग या वोट फॉर डेमोक्रेसी, ADR जैसी संस्थाएं इस पर रिसर्च करेंगे, रिसर्च करके वो चीज़ों को लेकर आएंगे सामने, और वो डेटा आप डेटा साइंस के हिसाब से आप डेटा मत दो, डेटा पॉइंट्स मत दो, ताकि उस पर रिसर्च भी करके कोई उंगली उठाने की कोशिश करे तो वो भी ना हो पाए। ये मुझे इसका इंटेंट मालूम पड़ता है। बात करते हैं पोल आखिरी मुद्दे पे। मैं ईवीएम पे नहीं जा रहा हूँ इस बातचीत में, क्योंकि ईवीएम की बहुत बातें। होता क्या है तीस्ता जी कि इलेक्शन रिलेटेड जो मैनिपुलेशन है, जो इलेक्शन रिलेटेड गड़बड़ियां हैं, उस पे ईवीएम की बात आ जाती है, और ईवीएम सेंट्रिक जो नैरेटिव है, वो बाकी जो चीजें हैं कि हरियाणा जैसे छोटे से राज्य में अगर 13.5 लाख वोट बढ़ा दी जाएंगे, तो फिर तो ईवीएम की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो सब ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए मैं ईवीएम सेंट्रिक इस बातचीत को नहीं रखना चाहता हूं अभी। अब जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मामला है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई कानून नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में करार है जी, एक जेंटलमैन एग्रीमेंट है, और उसको फॉलो करना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तावड़े साहब पकड़े गए, कैमरे में पकड़े गए कैश के साथ। उनके होटलों में, जिस होटल में पकड़े गए, उस होटल के 3 कमरों में कैश मिले, गाड़ी में कैश मिले। ये जो, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की खामोशी है। इलेक्शन कमीशन की खामोशी तब भी आती है सामने जब बहुत डिवाइसिव, नफरत वाले, जैसे मान लीजिए घुसपैठिए की बात हो रही है, घुसपैठिए का इशू आप उठाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक समाज को आप चिन्हित कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से राजस्थान में भाषण दिया था, इलेक्शन कमीशन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। जब मामला उठता है तो वो नई परिपाटी चला दी कि पार्टी प्रेसिडेंट्स को
इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफाई करता है, ना कि उनको जिनके खिलाफ ये शिकायत है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी अब नए सिरे से सोचना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो सोच रही हूँ कि जो लोकसभा इलेक्शन में एक बहुत ही नीचे स्तर पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो उनके हिसाब से स्टार कैंपेनर्स, हम इनको स्टार कैंपेनर्स नहीं मानते, चाहे वो चीफ मिनिस्टर असम हो या चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश हो, जिस गलीज जबान से उन्होंने भाषण दिए वो इस बार झारखंड से मैच हुए। मतलब झारखंड में इस बार मैं तो मानती हूँ कि बाकी भी तो कितने ऑफेंसेस हिमंत बिश्वा शर्मा ने किए हैं, वेयर ही हैज ऑफेंडेड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उनके खिलाफ कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे शायद वहां पे घरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी है झारखंड में, क्योंकि हमने हमारे संस्था ने कम से कम 15 कंप्लेंट झारखंड के बारे में डाली है। वहां पे तो आपके बीजेपी के कैंडिडेट सत्येंद्र तिवारी ने मुसलमान वोटर के नाम लेके कहा कि आप अगर है तो मैं चाहता ही नहीं हूं कि आप हमको वोट दे, और हम आपसे वोट ना चाहते ना आपका वोट हम लेंगे। मतलब इतनी घटिया तरीके से बात करना एक तबके के खिलाफ, एक नागरिक के खिलाफ, और इलेक्शन कमीशन की चुप्पी जो है वो एक बेशर्मी के हद को पार करती है। महाराष्ट्र में भी उन्होंने लाख कोशिश की, बटेंगे या कटेंगे, फिर एक है तो सेफ है वगैरह, रिडिक्यूलस जैसे स्लोगन, मगर महाराष्ट्र का जो एक पूरा सोशल कॉम्पोजिशन है, कल्चर है, वो अलग है। हालांकि महाराष्ट्र में आपको दर्शकों को बताऊं कि सितंबर 2022 से, जब से ये नई सरकार पहली वाले सरकार को पलटा करके बनी है जून महीने में, तब से इन्होंने एक फैक्ट्री बना दी है कि ये सकल हिंदू समाज हो, हिंदू जनजागृति संगठन हो, रिस्पॉन्सिबल फॉर गौरी लंकेश मर्डर वगैरह, ये सब लोगों को महाराष्ट्र पुलिस आराम से परमिशन देती है अपने रैलीज के लिए। तो एक माहौल बनाने की कोशिश आउटसाइड द इलेक्शन ऑल्सो भी हुआ है महाराष्ट्र में, एक तरह का ध्रुवीकरण और डिविजिवनेस पैदा हो। अभी 4-5 दिन से तो वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर इतना फेक न्यूज स्प्रेड किया जा रहा है कि सिद्धि विनायक मंदिर को वक्फ प्रॉपर्टीज ले लेंगे। एकदम गंदे तरीके से ये सब स्प्रेड हो रहा है, और आपके और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जो शायरी करते हैं वो बिल्कुल खामोश है ये वायलेशन के बारे में। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक नए तरीके से हमें विजिट करना चाहिए। मुझे तो लगता है, और मैं ये तो 92-93 से कह रही हूँ, कि हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस क्यों नहीं लेते इस तरह के भाषणों के खिलाफ। कोर्ट को भी ये सुओ मोटो नोटिस लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्पीचेस इतने डिविजिव हैं। जी जी जी। सुओ मोटो के अलावा तीसरा जी, बहुत समय कई सारी पिटीशंस कोर्ट में जाती भी हैं, और बहुत कॉर्पोरेट कोर्ट पिटीशंस होती हैं, उसमें एनेक्शंस होते हैं, वो भाषणों की ट्रांसक्राइब करके लोग जमा करते हैं, और उसके बाद भी अदालतें जो हैं वो नहीं कर रही। सवाल यही पैदा होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस के बाहर जो सिविल सोसाइटी है, जो जनता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो अब नए सिरे से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में, इलेक्टोरल मिसकंडक्ट के बारे में, इलेक्शन फ्रॉड के बारे में एक जनता के बीच में मुद्दा बना है। इस महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव में मुद्दा बना है। राहुल गांधी ने भी कई बार कहा है कि लोगों ने कहा ये अब इलेक्शन खत्म होने के बाद भी बने तो शायद इसको इस हेरा फेरी को, और जिसको कहें कि डेमोक्रेसी की चोरी को रोका जा सकता है। तो तीसरा जी, आपने समय दिया, अपनी रिपोर्ट के बारे में समझाया लोगों को, उसके लिए बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई कि ऐसा काम आप लोग, अपनी पूरी टीम को बधाई वोट फॉर डेमोक्रेसी की, कि वो एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आए कि जिसने कुछ ना कुछ आधार पेश किया। क्योंकि अभी तक बात जो हो रही थी वो था कि उसका सिरा क्या है, तो इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि निराधार है, या बहुत सारे जो दूसरा मीडिया है वो भी कहता है कि निराधार आरोप है। लेकिन इस रिपोर्ट ने एक मजबूत आधार दिया है कि हरियाणा के इलेक्शन में कहीं कुछ बहुत गड़बड़ हुआ है। तो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा कुछ आधार जम्मू एंड कश्मीर का भी है परसेंटेज के बारे में रिपोर्ट में थोड़ा बहुत, मगर मैं वापस कहूंगी यहाँ पे आपके दर्शकों की, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग जी
डॉक्टर प्रोफेसर हरीश कर्णिक और प्रोफेसर सेबेस्टियन मॉरिस, ये हमारे 3 एक्सपर्ट्स थे जिनके निगरानी से ये पूरा डेटा का प्रोसेसिंग हुआ है, और अगर वो नहीं होते तो हम नहीं कर पाते। मगर हाँ, VFD इज कमिटेड, वोट फॉर डेमोक्रेसी इज कमिटेड, हम ऐसे सवाल उठाते जाएंगे और इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में, और हमारी आवाज सुननी चाहिए, मतलब वोटर की आवाज इलेक्शन कमीशन को सुननी पड़ेगी और सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। तो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया और सबको बधाई कि जो इतनी बढ़िया वो रिपोर्ट लेकर आए हैं और आंखें खोलने वाली रिपोर्ट है। और दोस्तों देखिए, डेमोक्रेसी में इलेक्शन प्रोसेस कितना साफ हो, ये बहुत आवश्यक है। और लगातार ये लोकसभा के चुनाव से लेकर और उसके पहले के चुनाव में भी सवाल उठते रहे। ईवीएम को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन अब ईवीएम से कहानी थोड़ा आगे जा चुकी है कि अब जो ये वोटर डिलीशन और ये जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, इसको लेकर भी बहुत संशय है। इलेक्शन कमीशन कभी साफ बात करता नहीं है। अब जनता को अपनी बात खुद उठानी पड़ेगी, तब जाके इलेक्शन कमीशन की शायद नींद जो है वो टूटे और वो शेरो शायरी की जगह गंभीर काम जो है वो करें लोकतंत्र के लिए, जो उनका संवैधानिक दायित्व है। तो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।